हेलो एवरीवन। आज हेल्थ टॉक के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। पिछली बार की तरह आज भी हमारे साथ डॉक्टर विश्वरूप जी के द्वारा ट्रेंड एक्सपर्ट मिस्टर विक्रम सिंह मीना जी मेरे साथ उपस्थित हैं। तो मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। सर बहुत बहुत थैंक यू आज फिर से एक बार जुड़ने के लिए। जी थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, तो जैसे हमने पिछली एपिसोड में भी हमने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे और उसके आंसर आपने किए थे सर, उसी तरीके से आज इस वीडियो में जी मैं फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाऊंगा जो शायद काफी शॉकिंग होंगे और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। तो सर चलिए स्टार्ट करते हैं इस लाइव वीडियो को। जी बिल्कुल। ठीक है सर, तो आज के इस वीडियो में मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है जो कि है डॉक्टर विश्वरूप जी से रिलेटेड कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय जी जो हैं वो बड़े बड़े डॉक्टर के इलाज को गलत बताते हैं जबकि उनके पास कोई डिग्री नहीं है और उन पर तो कई एफआईआर भी हो चुकी हैं। अगर उनका इलाज सही है तो सरकार हर जगह उनका जो इलाज है वो लागू क्यों नहीं करता? जी देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो वो डॉक्टर कैसे हुए, और क्या दुनिया के सभी डॉक्टर जो इन चीजों को सही बता रहे हैं उनको वो गलत बताते हैं या उनके विपरीत इलाज बताते हैं, ऐसा क्यों है? तो देखिए, ये ज्यादातर वही लोग आपको मिलेंगे जो या तो डॉक्टर है उनका बैकग्राउंड, या डॉक्टर फील्ड इस एलोपैथी फील्ड से वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने उनके मेथड्स को, उनकी थ्योरीज को अप्लाई किया है कहीं पे भी, तो उनको पता है कि वो इफेक्टिव है ना। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जो भी बताते हैं वो थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी वो एकदम जेन्युइन है वो चीजें जो वो बताते हैं। अब जिन लोगों को कुछ माइनस पॉइंट्स ढूंढने होते हैं तो वो कुछ ना कुछ ब्लेम करते ही रहते हैं। ठीक है, रही बात डिग्री की, तो ठीक है, मान लिया कि उनके पास डिग्री नहीं है, तो ये और बड़ी बात है ना। ये और बड़ी बात है कि जिसके पास डिग्री ना होते हुए भी उसके पास ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है, या ऐसी ऐसी थ्योरीज, ऐसी ऐसी इन्वेंशन है ना, ऐसी रिसर्च उनके पास है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं है, और उनके पास कोई डिग्री नहीं है तब भी उनके पास ऐसी चीजें हैं और वो काम करती है। तो ये और प्राउड बातें हैं, कि प्राउड वाली बात है कि उनके पास डिग्री ना होते हुए उनके पास इलाज है जो बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ आप मेरी भी मत मानिए या डॉक्टर रॉय खुद के थे उनकी भी मत मानिए, लेकिन जो उनकी डाइट है, उनके मेथड थे, उनको एक बार अप्लाई कीजिए। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनसे आप पूछिए ना। ऐसे कई सारे हंड्रेड्स ऑफ टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं, है ना। और लाखों लोग ऐसे हैं जो घर पे सिर्फ उनकी वीडियोस देख के उनको अप्लाई कर रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। तो कोई क्या कह रहा है वो चीजें अलग है, और हो क्या रहा है, रियलिटी क्या है, ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है, वो सारी चीजें आपको दिख रही है। अगर उनसे कोई पर्सनली कनेक्ट है या तो उनको फॉलो करता है, इन सबको पता है। कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ऑफिशियली 60,000 से ज्यादा, 60,000 से ज्यादा तो कोविड पेशेंट ऑफिशियली उनकी टीम ने और हमने मिलकर ट्रीट किए हैं। ठीक है, और जहाँ पे कोविड सेंटर्स थे महाराष्ट्र में, वहां पर भी हजारों लोगों को उन्होंने ठीक किया है ना। तो ये एक इतना बड़ा सबूत है, अगर इन्हीं को आप शामिल करो, इन्हीं को देखो, तो भी ये चीजें बिना किसी दो राय के साबित होती है कि उनके पास जो थ्योरीज है वो हवा में नहीं, ऐसे कुछ भी कहीं से उठा के कुछ भी बोल दिया। वो पहले से प्रूवन है, बस वो जो रिसर्च है जो छुपी हुई है उनको वो निकाल कर हमारे सामने ला रहे हैं। वो कभी भी ये नहीं कहते कि ये मेरा इन्वेंशन है या मेरी खोज है, बस जो है ऑलरेडी लिटरेचर में उनको हमारे सामने ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री में ऐसी चीजें हैं जो जिनसे अगर उनको बेनिफिट नहीं है, ठीक है, डॉक्टर्स को या उनकी पैथी को, तो फिर उन चीजों को वो दबा देते हैं। तो उन्हीं चीजों को हमारे सामने ला रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है, वही थ्योरीज है जिनको लोग इग्नोर करते आ रहे हैं, बस उन्हीं चीजों को वो सामने ला रहे हैं, कुछ भी नहीं है। रही बात डिग्री की, तो एक डॉक्टर बैठा है जिसके पास डिग्री है और एक डॉक्टर है जिसके पास इलाज है। तो मुझे तो इलाज चाहिए, तो मुझे मतलब नहीं इसके पास कौन सी डिग्री है। जी। तो सर आपने यहाँ पर ये बोला कि जिनके पास डिग्री नहीं है उनको ज्यादा वैल्यू होती है। तो सर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि तो जो डॉक्टर विश्वरूप जी के इलाज की जो मेथड्स हैं वो सरकार हर जगह लागू क्यों नहीं करती है? हाँ, वही चीजें हैं। देखिए, सरकार किन चीजों को लागू करना है, किन को नहीं करना है, वो इतनी सिंपल नहीं होती है। ठीक है, आप इंडिविजुअली अगर आप अभी हो तो आपको कुछ चीज अच्छी लग रही है तो आप अपने घर में उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर कोई नहीं है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, या किसी के ऑर्डर आपको फॉलो नहीं करने। तो वो अलग चीज आती है। जब आप गवर्नमेंट में हो या किसी ऐसे पद पे बैठे हो तो आपके ऊपर भी प्रेशर होता है और आपको एक सिस्टम अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। जब भी कोई पार्टी होती है तो वो जब भी इलेक्शन चुनाव जब भी लड़ते हैं तो वो उनको फंडिंग आती है। ठीक है, अलग अलग लोग फंडिंग करते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप डाटा देखेंगे तो सबसे ज्यादा फंडिंग जो मिलती है गवर्नमेंट को
तो वो फार्मा इंडस्ट्री से, फार्मा सेक्टर से मिलती है, ठीक है। तो वो फंडिंग नहीं, इन एक्चुअल उनका इन्वेस्टमेंट होता है फार्मा इंडस्ट्री का, क्योंकि जो भी उनको लॉ पास करवाना है कंट्री में या कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास करवाना है, तो गवर्नमेंट उनको अपोजिट कुछ भी ऐसा फैसला नहीं दे सकती, ठीक है। तो जैसे अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी वैक्सीन कंपनी है, उसने गवर्नमेंट को किसी पार्टी को फंडिंग दी है चुनाव में, और अब टाइम आया है कि वो पार्टी का जो फंडिंग है उसका वो यूज करे, ठीक है। तो गवर्नमेंट से उसको कुछ काम निकलवाना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो पार्टी थी जब उसने उसको फंडिंग की थी तो उन्होंने उनकी हेल्प की थी, अब उनके बदले तो उनको कुछ रिटर्न करना होगा ना। तो कुछ भी ऐसा मेथड, कुछ भी ऐसी चीजें जिससे फार्मा इंडस्ट्री को उनको लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो उन चीजों को वो प्रमोट नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, इनको क्यों प्रमोट नहीं किया जाता? क्यों? क्योंकि फंडिंग तो एलोपैथी से वो खा रहे हैं, ठीक है। तो हालांकि उनको पता भी हो कि आज आयुर्वेद में या नेचुरोपैथी में, तो वो खुलकर कभी भी ये सामने उन चीजों को प्रमोट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार जो है हमेशा फंडिंग से चलती है। तो यही सीधी सी बात है, अगर आपने कहीं किसी को फंडिंग दी है तो वो आपके ही ऑर्डर से आप ही की बात मानेगा, आप ही के अपोजिट फैसला कैसे दे सकता है? अगर चाह कर भी अगर उन्होंने दे दिया ऐसा फैसला, तो नेक्स्ट टाइम वो उस पार्टी को फंड नहीं करेंगे, तो वो चुनाव में हार जाएंगे। तो इसी तरीके से सिस्टम काम करता है ना, ये चीजें हैं। तो एलोपैथी एक बहुत बड़ा एक माफिया बन चुका है, उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको जान भी गंवानी पड़ सकती है, ठीक है। हाँ सर, दूसरी चीज ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई इनके खिलाफ बोलता भी है तो सबसे पहली बात तो ये अपने मेडिकल जो माफिया होते हैं ये फैक्ट चेकर्स को हाईली फंडेड करते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फंड करते हैं। जैसे होता ही है कि जैसे भी हेल्थ रिलेटेड कोई भी जानकारी आप अगर सर्च करते हैं तो ये वही जानकारी केवल ये सामने आने देते हैं जो मेडिकल माफियाओं के द्वारा सही होती है। मैंने खुद इस पे एक वीडियो बना रखा है और व्यूवर्स को बोलना भी चाहूंगा, अगर आपके पास टाइम मिले तो मेरे बैकअप चैनल पर वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। हाँ, तो ये सारी चीजें कनेक्टेड होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये फैक्ट चेकर्स या पोस्टेड फैक्ट ये चीजें सोशल प्लेटफॉर्म से डिलीट हो रही है, या फार्मर बिल कहाँ से आ गया, ये सारी चीजें कनेक्टेड है। महामारी कहाँ से आ गई, ऐसा कुछ भी इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, सारी चीजें एक साथ होती है ना। WHO उनकी फंडिंग कहाँ से आती है? वही लोग WHO में बैठे हैं जो वैक्सीन कंपनियों में जिनके शेयर्स है, ठीक है। तो किस देश में क्या लागू होना है, क्या सब कुछ क्या चलना है, क्या नियम चलेगा, सारे ये तय करते हैं। तो गवर्नमेंट जो है ऑर्डर फॉलो करती है उन कंपनी के जिनसे फंडिंग लेती है, ठीक है। जी सर। तो सर एक सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि सर डॉक्टर बिस्रूप जी की डाइट जो DIP डाइट है, तो सर उसको लेने के क्या फायदे हैं? मतलब अगर हम मान के चलते हैं कि एलोपैथी में सभी बीमारियों का समाधान है और हम कुछ ही दवाइयाँ खाते हैं और बिना डाइट में बदलाव किए हुए तो सर हमें ठीक हो जाते हैं, तो सर DIP डाइट की झंझट में क्यों पड़े? हाँ, ज्यादातर लोगों को देखिए यही लगता है कि हम कुछ एलोपैथी कुछ दवाइयाँ खा के ठीक हो जाते हैं, तो डाइट वगैरह करना उनको झंझट लगता है। लेकिन अगर इसको टेक्निकली समझने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी दवा खा के डायरेक्टली कोई भी बीमारी ठीक होती नहीं है। जी हाँ, ये एकदम सच है, बहुत बड़ी बात मैंने बोली है, लेकिन ये सच है। डायरेक्टली कोई भी दवा खा के कोई इंसान ठीक होता ही नहीं है, ठीक है। एक इल्यूजन है जो उन्होंने बनाकर रखा है अब तक, और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। हमको हर बार लगता है कि कोई ना कोई दवा खा के हम ठीक हो रहे हैं या वो बीमारी ठीक हो रही है, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है किसी बीमारी के केस में कि आपने किसी बीमारी की कोई दवा ली और आप उस बीमारी से ठीक हो गए। फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी ले लीजिए, क्या डायबिटीज किसी को हुआ, अगर वो डायबिटीज की दवा ले रहा है तो क्या वो ठीक हुआ? नहीं, उसको लाइफ लॉन्ग वही डायबिटीज की दवा खानी है। बीपी के लिए कोई प्रॉब्लम हुई तो बीपी के लिए भी उनको दवाई खानी है लाइफ लॉन्ग। किडनी कोई पेशेंट है तो वो डायलिसिस पे है, तो वो फ्रिक्वेंसी उनकी बढ़ती जाएगी डायलिसिस की, और एट द एंड किडनी फेल होके या बीपी से, हार्ट अटैक से किसी भी तरीके से उनकी डेथ हो जाएगी। कोई ऑर्गन में कहीं कोई दिक्कत है तो उसको काट छांट करके ऑपरेट करके वो बाहर निकाल देंगे। तो क्या बीमारी का ठीक होना हुआ या सॉल्यूशन हुआ? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और आपने अगर कोई भी इन्फेक्शन के दौरान कोई एंटीबायोटिक खा ली, कोई भी एंटीवायरल मेडिसिन खा ली, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन उस टाइम खत्म हो जाए, तो आपको लगे कि आप ठीक भी हो गए, लेकिन साथ ही साथ वो आपकी एंटीबॉडीज और आपकी इम्यूनिटी को भी तो डिस्ट्रॉय कर रहा है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब सेम वायरस या सेम इन्फेक्शन आपको होगा तो आप दोबारा बीमार पड़ेंगे बार बार। तो आपको लगता है कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन इन एक्चुअल ऐसा कुछ भी नहीं है, एक इल्यूजन की तरह काम करता है। तो लोगों को लगता है कि हम ठीक हो रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी बीमारी के लिए कोई भी दवा बनी नहीं है, अगर आप कोई डाइट चेंज नहीं करोगे तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। जी जी।
तो सर अब डीआईपी डाइट की बात ही हो रही है तो सर ये बताइए कि डीआईपी डाइट हमें कब तक लेनी चाहिए? मतलब जब बीमारी ठीक हो जाए उसके बाद क्या हमें इसको बंद कर देना चाहिए या फिर भी उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा? जी, कई लोग जो फर्स्ट टाइम में डाइट वगैरह करते हैं, जिनको नेचुरोपैथी में फेथ नहीं होते हैं, वो इस तरह के सवाल शुरुआत में ही पूछ लेते हैं कि सर डाइट वगैरह तो कर रहे हैं, लेकिन बताइए कब तक करें, कहीं डाइट छोड़ने के बाद बीमारी फिर से तो नहीं हो जाएगी। तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं प्रैक्टिकली होता क्या है जब ये सब कुछ करते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट या मेडिसिन या कुछ भी ऐसा लेना नहीं होता है जिसका आपको ध्यान रखना है कि सुबह ये दवा लो, शाम को ये दवा लो। बस आपका थोड़े बहुत हैबिट्स है और खाने का तरीका आपको चेंज करना है, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ भी है नहीं कि कब तक लेना है, आप लाइफ लॉन्ग इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली इतना करना है कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स लेने हैं और लंच और डिनर में सैलेड लेनी है, बस। और जो चीजें अवॉइड करने वाली चीजें उनका ध्यान रखना है, बाकी सिंपल है। और अगर आपने 2-3 हफ्ते इतना कर भी लिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपको यही सारी चीजें अच्छी लगने लगेंगी। वो तो आप लगातार इतने दिनों से हैबिट में नहीं है क्योंकि आप फास्ट फूड खा रहे हैं, पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो आपको वही सारी चीजें अच्छी लगती है। तो कुछ दिन अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपको उन चीजों से आपका मन अपने आप हट जाएगा। हाँ, तो दूसरा आपने ये भी पूछा कि क्या बीमारी ठीक हो जाए डाइट करते करते, तो क्या फिर हम डाइट बंद कर दें? तो देखिए, इसमें ये रहता है कि किसी को लंबे टाइम से बीमारी है तो जब तक वो दवाइयाँ ले रहा है तब तक तो डाइट स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करनी होती है, ठीक है। अब जैसे ही दवाइयाँ बंद हुई तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको डाइट वगैरह बंद करके वापस नॉर्मल रूटीन पे आ जाना है। अगर ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम फिर से वहीं की वहीं आ जाएगी, ठीक है। तो डाइट करते रहें और दवाइयाँ बंद हो जाए उसके बाद भी करते रहें जब तक कि स्टेबल ना हो जाए आप पूरी तरीके से। तो मैं तो ये कहूंगा कि जितने ज्यादा टाइम तक आप ये कर सके उतना कीजिए। जैसे आपने डायबिटीज के लिए किया, 3-4 महीने आपने कर लिया, दवाइयाँ वगैरह सब बंद होके नॉर्मल हो गया शुगर लेवल वगैरह, तो भी आप इसको 1-2 साल तक कीजिए स्ट्रिक्टली। नहीं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जो चीजें अवॉइड करने वाली उनका ध्यान रखें, और लंच डिनर में हमेशा सैलेड लें और ब्रेकफास्ट में फ्रूट जरूर लें। इतना बेसिक रूल तो फॉलो कर ही सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो जब तक दवाइयाँ चल रही है तब तक तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जब दवाइयाँ बंद होके सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो थोड़ा बहुत आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। जैसे आपने लगा कि कभी कभार कहीं बाहर शादी में जा रहे हैं, कभी बाहर का खा लिया, तो इतना चलेगा। बाकी ये चीजें आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए और ऐसी हैबिट ही आपको बना लेनी चाहिए कि आप कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड फूड खाएं। तो सर जैसे कि कभी मन हुआ कि वीकेंड्स में कभी कुछ फास्ट फूड या फिर कुछ ऐसी चीजें जो मन को अच्छी लगती हैं वो खाने का मन हुआ तो क्या खा सकते हैं? हाँ, अगर आप मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहे हैं तो आप इस तरह की चीटिंग डाइट कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, है ना। लेकिन वही चीज है कि 100% जो इफेक्टिव है वो डाइट है। अब आप इसे कितना परसेंट फॉलो कर पाते हैं उसी प्रकार से आपको रिजल्ट मिलेंगे फिर, है ना। तो रिजल्ट भी अफेक्ट होंगे। तो मैं ये सलाह दूंगा कि जब तक मेडिसिन वगैरह बंद नहीं हो जाती, आप एकदम से हेल्दी नहीं हो जाते, बिना दवाइयों के सारे सिम्टम चले नहीं जाते, तब तक स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करें, फिर उसके बाद आप ईटिंग डाइट पे आए। तो सर ये वो बात होती है कि कुछ लोग मानते हैं कि जब तक जियो लाइफ एकदम खुल करके जियो, अपना बेशक अपने मन से एकदम फ्रीडम से जियो और आपके मन में जो आ रहा है वो खाओ। तो सर मेरा एक दोस्त है वो ये बोल रहा था, मैंने उसको डॉक्टर विश्वरूप जी की डाइट के बारे में बताया तो उसने कहा कि इतने टेस्टी फूड को हम लोग खाते हैं और इस सब टेस्टी फूड को छोड़ करके हम इन फ्रूट्स के चक्कर में क्यों पड़े, ये सब अच्छा नहीं लगता हमें और सब्जियां क्यों खाएं। सर उसको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाँ हाँ, ऐसे भी कई लोग आते हैं जो इस तरह की बातें बोलते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, 10 साल कम जी लेंगे लेकिन जब तक जिए तब तक तो कम से कम जो मन करे टेस्टी टेस्टी फूड खाएं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, इन एक्चुअली उनको टेस्ट का मतलब ही नहीं पता है, ठीक है। अब आप कौन सा टेस्टी फूड खा रहे हैं, बार बार वही पिज्जा बर्गर एक ही तरह की चीजें, हो सकता है अलग अलग फ्लेवर में वही सेम चीजें खा रहे हैं, उनमें सिंथेटिक कलर और सिंथेटिक टेस्ट वगैरह ऐड करके वही चीजें आपको परोस रहे हैं। लेकिन इन एक्चुअल उनको ये इन चीजों का एहसास नहीं है कि फ्रूट्स की इतनी वेराइटीज है। आप एक अकेला एप्पल भी चुन लोगे तो उसकी भी हजारों वेराइटीज दुनिया में अवेलेबल है, ठीक है। तो जितना फूड आपके पास अभी सिंथेटिक है, मतलब जो फैक्ट्री से होकर जो रिफाइंड फूड आ रहा है, उससे भी कई ज्यादा ऑप्शन फ्रूट्स और प्लांट बेस्ड फूड में अवेलेबल है। एक बार आप उनको ट्राई, और आपको लगता है कि वो ज्यादा टेस्टी है, वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आप उन चीजों को रोज खा रहे हैं, ठीक है। उनका स्वाद आप पे चढ़ गया और उनमें ऐसे टेस्ट बूस्टर मिलाए जाते हैं ताकि हमारी लत लग जाए इन चीजों की। और कुछ भी ऐसा नहीं, आप कीजिए, फ्रूट्स वगैरह एक बार ट्राई करेंगे
तो कुछ ही दिनों बाद आपको वो सारी चीजें बेकार लगने लगेगी जो आपको बाजार में, जो आप अब तक खा रहे थे। तो कई सारे ऑप्शन है डिफरेंट, रोज अलग अलग तरह के फ्रूट खाने लगेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी में हर दिन आप एक फ्रूट अलग तरह का चुनोगे तो भी पूरी जिंदगी भर में आप पूरे दुनिया के पूरे फ्रूट्स वगैरह खत्म नहीं कर पाओगे, इतनी वेराइटीज है। तो सर अभी आपने डीआईपी डाइट में बताया कि फ्रूट्स भी खाने चाहिए। तो सर कुछ लोग होते हैं जो जब डाइट को स्टार्ट करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि वो स्टार्टिंग में इतना ज्यादा फ्रूट्स नहीं खा पाते जितना डाइट में रिकमेंड किया जाता है। तो सर उनके लिए क्या ऑल्टरनेटिंग मेथड है कोई ऐसा कुछ? हाँ हाँ, देखिए इसमें ये है कि अगर आप बीमार पड़ ही गए तो यही आपकी दवा होगी, तो खाना तो आपको यही सब कुछ पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब उसमें आप अपनी सहूलियत के हिसाब से खा सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं कि आपको फ्रूट्स बता दिए, किसी का 80 किलो वजन है तो 800 ग्राम फ्रूट एक ही बार में खा लेना है। वो 12 बजे से पहले पहले आपको फिनिश करना है। आप चाहे तो 200-200 ग्राम करके थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। एक पीस अभी खा लिया थोड़ी देर बाद, इस तरीके से आपको कुल मिला के 12 बजे से पहले वो सब कुछ कंज्यूम करना है। इसका ये नियम है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर फर्स्ट डे ही आपको पूरा खा नहीं पा रहे हैं तो कोई जबरदस्ती नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके शुरुआत करें और कुछ दिन बाद आप धीरे धीरे करके वो सारा कुछ खा पाएंगे। और कई लोगों को ये भी दिक्कत रहती है कि कच्ची सलाद वगैरह नहीं खा पाते, कई ऐसे पेशेंट होते हैं चबा ही नहीं पाते, है ना। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से उसमें थोड़े थोड़े ट्रिक्स आप कर सकते हैं। जैसे आप सलाद को खाने से पहले थोड़ा सा स्टीम कर ले, पका ले, थोड़ा नरम हो जाए वो, ठीक है। उससे लेमन ऐड कर सकते हो, उसमें रॉक सॉल्ट मिला सकते हो, काली मिर्च वगैरह टेस्ट के लिए डाल सकते हो, तो उस पर चटनी वगैरह अप्लाई कर सकते हो। तो खाना तो वही सब है, अब आपको किस तरीके से वो खाना है वो आप तय कर लीजिए। बाकी खाना प्लांट बेस्ड फूड है और इसको दवा की तरह तभी काम करेगा जब आप जितनी क्वांटिटी डाइट प्लान में आपको रिकमेंड की जाती है या जिस तरीके से आपको खाना है उसी तरीके से आप करेंगे तो रिजल्ट उसी तरीके से मिलेंगे। बाकी आप कहते हो कि नहीं मुझे फ्रूट नहीं खा सकते तो फिर इसका कोई अल्टरनेट तो कुछ है ही नहीं, फ्रूट का फ्रूट ही हो सकता है। बाकी ऐसा हो सकता है कि ये पर्टिकुलर फ्रूट अगर आप नहीं खा सकते तो कई सारी वेराइटी है, दूसरा चुन लीजिए। इसमें ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये बनाना ही खाना है या एप्पल ही खाना है या ग्रेप्स खाने हैं, वो नहीं खाना ये नहीं खाना, ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आपको इतना क्वांटिटी में फ्रूट खाना है, 3-4 तरह के। अब वो आपको चुनना है कि वो कौन सा फ्रूट आपको खाना है, कौन सा नहीं खाना है, ठीक है। और सब्जियों में भी ये है कि आपको इतना क्वांटिटी में कच्चा सब्जी खाना है सलाद में, लेकिन वो आप चूज कर लीजिए कौन सी सब्जियां खानी है, ठीक है। तो इसमें रेस्ट्रिक्शन है ही नहीं, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है पेशेंट के पास कि अपने अकॉर्डिंग ही उसमें वो चूज कर सकता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेशेंट फॉलो नहीं करता। एक बार बस उसको शुरुआत करना है, अपने आप चीजें सिंपल हो जाएंगी उसके लिए। लेकिन वो शुरुआत करने से पहले डर जाता है, इतना फ्रूट कैसे खाऊंगा, इतनी सलाद कैसे खाऊंगा, कर भी पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इतना सिंपल है कि एक बार शुरुआत कर दी तो जस्ट वो हो जाता है फिर। और दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है ना कि फ्रूट खाएं, सब्जियां खाएं। सर अभी आपने इस बीच में आपने ये बोला कि चटनी को ऐड कर सकते हैं। सर चटनी किस प्रकार की होनी चाहिए? सिंपली देखिए इतना समझ लीजिए डीआईपी डाइट में है क्या। डीआईपी डाइट में वो सब कुछ प्लांट बेस्ड फूड अलाउड है जो पेड़ पौधों से हमें मिल रहा है, ठीक है। अब वो फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स है, स्प्राउट्स है, ग्रीन लीव्स है, ठीक है, कोकोनट वाटर है ना। मतलब एक पेड़ पौधों से जो चीजें मिल रही है उसमें कुछ भी आ जाती है वो चीजें, वो आपको खानी है सिंपल। तो चटनी में आप कह रहे हो तो कोई सी भी चटनी बना लीजिए आप, धनिया पुदीना या जो भी हरे पत्ते हैं या कुछ भी सब्जियों की, उसमें रॉक सॉल्ट लेमन वगैरह ऐड करके जैसे भी आपको टेस्ट लगे वैसे आप बना सकते हो। सिंपली आपको ये याद रखना है खाने से पहले कि जो चीज खाने के लिए अपने मुंह में मैं डाल रहा हूँ वो प्लांट बेस्ड है या कहीं फैक्ट्री से बनकर किसी इंसान द्वारा बनाया हुआ है। बस इतना डिफ्रेंशिएट करके वो फूड आपको खाना है। अगर वो प्लांट बेस्ड फूड है तो वो डीआईपी कैटेगरी का है, और अदरवाइज अगर वो प्लांट बेस्ड फूड नहीं है, फैक्ट्री से पैक होके आ रहा है, तो वो वीआईपी फूड है। ये डॉक्टर को डिफरेंशिएट करते हैं इस तरीके से, डीआईपी एंड वीआईपी। डीआईपी फूड का मतलब वही है डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट पर्सन डाइट, और वीआईपी फूड आपको पता ही है जो भी पैक्ड फूड है वो उन सबको वीआईपी कैटेगरी में रखते हैं। जी मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा कि कुछ लोग चटनी को सॉसेस के हिसाब से भी समझते हैं कि जो सॉसेस आते हैं फॉर एग्जांपल शेजवान सॉस और टोमेटो सॉस, इन चीजों को भी ये लोग चटनी मानते हैं, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था और इसका कोई रीजन नहीं था। हाँ तो सिंपली बस इतना दिमाग में रखना है
कि चाहे वो आप सॉस भी खा रहे हो, लेकिन वो डायरेक्टली प्लांट बेस्ड फूड है। जैसे आपने टमाटर तोड़ा, उसका सॉस आपने बनाया घर पे, तो वो खा सकते हो। अगर वही सेम चीज अगर पैक्ड होके आ रही है कहीं से, तो वो आपको नहीं खाना है। जूस है, आपने कोई फ्रूट लिया, उसका जूस घर पे बनाया, वो पी लिया। अगर वही सेम जूस कहीं से डिब्बा बंद होके किसी कंपनी के थ्रू आप ला रहे हो, तो वो उसमें दिक्कत है बस। ठीक है, क्योंकि उसमें कई सारे प्रिजर्वेटिव और सिंथेटिक फूड कलर वगैरह मिले होते हैं, चाहे वो कितना ही प्योर करके आपको बेचे, लेकिन उसमें दिक्कत है। जी जी। तो सर जो डॉक्टर विश्वरूप जी हैं वो अपनी डाइट डीआईपी डाइट के बारे में जो इंटरनेट बताते हैं, क्या वो डाइट सभी को फॉलो करनी चाहिए या फिर आप अपने पेशेंट को कुछ एक पर्टिकुलर या स्पेशलाइज्ड डाइट भी देते हैं? जी, देखिए सिंपल डीआईपी डाइट तो वही है जो डॉक्टर रॉय बताते हैं वीडियोज में। ये आपको पता ही है कि ब्रेकफास्ट में फ्रूट लेने हैं और लंच और डिनर में सैलेड लेनी है। लेकिन उसमें कई सारी चीजें हैं। देखिए, अगर कोई हेल्दी है या अभी रिसेंटली कुछ छोटी मोटी कोई को प्रॉब्लम हुई है, तो वो डायरेक्टली डीआईपी डाइट फॉलो कर सकता है। लेकिन कई केसेस है जिनमें देखिए कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसमें कई चीजों का ध्यान रखना होता है। तो उसमें चेंजेस भी किए जाते हैं, और वो गाइडेंस में ही सारा कुछ किया जाता है। तो उस केस में जरूरत पड़ती है, बाकी तो सिंपली वही डाइट हर कोई फॉलो कर सकता है। अदरवाइज एक पर्सनलाइज डाइट प्लान ही हम देते हैं पेशेंट की सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, उनकी टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, और उसकी क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। और डीआईपी डाइट में भी ओवर द टाइम हमने जो जो इम्प्रूवमेंट किए हैं, कुछ चीजें भी उसमें एड ऑन होती है, वो सारी चीजें कंप्लीट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम उसमें ऐड करके वो डाइट प्लान बनाकर पेशेंट को देते हैं। और डे बाय डे उनको जो भी उनके फीडबैक्स उनके अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस करते रहते हैं। इन शॉर्ट हम जो पेशेंट की कंडीशन उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली उनको डाइट प्लान बनाकर देते हैं। जी जी। तो सर अगर आपसे कोई पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान चाहता है तो सर उसके लिए क्या कर सकता है? उसके लिए आप DIPdiet.in साइट पे जाके भी आप कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है वो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं। या अपना डाइट प्लान भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट प्लान के लिए कहीं कोई किसी से कोई कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई चार्जेस है। तो सर थैंक यू सो मच अपनी इन्फॉर्मेशन को देने के लिए। हम आप सभी से एक बार फिर मिलेंगे हेल्थ टॉक के थर्ड एपिसोड में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।